आज हम सब मिल रहे हैं एक बहुत अच्छी श्रृंखला जो लोक जतन ने चलाई है, उसके एक कड़ी में आज हम मिल रहे हैं। उदास मौसम के खिलाफ हम सब, ये टाइटल भी सही में बहुत ही अच्छी तरह से चुना गया है, क्योंकि आज पूरा मौसम, पूरा माहौल इस देश के अंदर जो है वो इतना उदास है कि लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। अभी हमें कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा। कॉर्पोरेटी हिंदुत्व के निशाने पर महिलाएं और शिक्षा, ये है आज का हमारा टॉपिक। ये श्रृंखला जो 23 अप्रैल से शुरू हुई है, 1 मई तक चलेगी। सबसे पहले हम लोक जतन को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि बहुत सही समय पर उन्होंने इस लेक्चर का आयोजन किया हुआ है। आज हमारे देश में साथियों 30 लाख करोड़ से ज्यादा कोरोना के केसेस हुए हैं और 2 लाख से ज्यादा मौतें हुई है। भारत में आज रोज 3,79,000 और 21 केस, नए केस हो रहे हैं। मतलब दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कोई भी देश में जो हुई है वो आज हमारे देश में हो रही है। और मौतें 3,596 मौतें रोज हो रही है। ये कल का आंकड़ा है और अनुमान किया जा रहा है कि ये बढ़ने वाला है। इसमें आम जनता की हालत क्या हुई है? आम जनता की हालत ये है कि वो मौत से उलझ रहे हैं। हॉस्पिटल नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां नहीं है, कहीं पे कोई भी तरह की राहत सरकारों की तरफ से जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। और अब मोदी सरकार अपनी खुद की जिम्मेदारी से भागने के लिए ये कोशिश भी नहीं कर रही है, राज्य सरकारों के ऊपर थोप रही है। वैक्सीन जो है, जो सभी को मुफ्त में दिया जाना चाहिए था, सभी का अधिकार है, ये वैक्सीन किसको देना चाहिए? सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार किस लिए है? ये वैक्सीन अब बेचा जाएगा। 50% मोदी खरीदेंगे और 50% वो राज्यों को कहा है। उसमें भी मुनाफा कमाने की कोशिश की जा रही है। और हम कितना नीचे गिर सकते हैं? मोदी के भाषण में विश्व गुरु का टाइटल उन्होंने अपने आप को दिया। कहा कोरोना का मुकाबला हमने कर लिया है और कोई भी तैयारी मुल्क में नहीं की। वो अपनी ही धुंध में चलाए जा रहे थे अपनी जिंदगी को। कहीं पे कॉरपोरेटिव की लाचारी, कहीं पे ये फिरका परस्त ताकतें को मजबूत करना, कहीं पे इलेक्शन में मग्न है ये लोग। कोई भी तरह की तैयारी ये सरकार ने नहीं की। और हमेशा की तरह मोदी जो हमेशा ढोल पीटते आ रहे हैं, उसी तरह से इसका भी ढोल उन्होंने पीटा। कोरोना को हमने जीत लिया। और अब क्या हालत हुई? 2 लाख से ज्यादा लोग मर गए हैं। मोदी जी, आप हमेशा कहते हो ये इस देश को हिंदुओं का देश आपको बनाना है, हिंदुत्व का राज करना है। 80% जनता इस देश में हिंदू है। 2 लाख जो मरे, उसमें सबसे ज्यादा मरने वाले हिंदू ही है। कहां पे संरक्षण है? आम जनता को ये सोचना होगा। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर ये जो राजनीति चला रहे हैं, उसमें मरने वाला सबसे ज्यादा वो ही गरीब तबका है और उसमें हिंदू 80% है। 7 सालों में ये सरकार ने क्या किया है? 7 सालों के अंदर
उन्होंने लगातार जो मेहनत कश जनता है उनके ऊपर आघात किया, उनको निशाना बनाया। किसानों को, ये पूरे किसान के खेती कानून लाए अभी उन्होंने, उसके जरिए किसानों को शिकार बनाया। जो लेबर कोड लाया उससे कामगारों के ऊपर हमला पुकारा। जो खेत मजदूर है उनका रोजगार का अधिकार छीना, मनरेगा के ऊपर बड़े पैमाने पे कटौती करके। युवकों को तो आज उनकी जिंदगी कैसे गुजारना, यही उनके सामने एक बड़ा सवाल है। कहीं पे रोजगार नहीं, बहुत बड़े पैमाने पे बेरोजगारी फैली हुई है। अभी याद आ रहा है आपको, रोजगार जो सरकार नहीं दे सकती है, उन्होंने युवकों को सलाह दी थी। हमारे देश में हम कुछ चीजें बहुत जल्दी भूल जाते हैं, याद रखना चाहिए साथियों, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और इस सरकार के हमारे तरफ एक जवाबदेही है। एक जमाने में कुछ साल पहले अमित शाह ने कहा था, रोजगार तो हम दे नहीं सकते, इसलिए युवकों ने पकोड़े बनाने चाहिए। आज इस देश के नागरिक को ये तय करना होगा, पकोड़े हम नहीं, आपको पकोड़े बनाने के लिए हम गद्दी से नीचे उतारने वाले हैं, ये कहना पड़ेगा। तो युवकों को बेरोजगारी का शिकार बना दिया। विद्यार्थियों को पूरी शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो अराजकता आज फैली हुई है, जो एनआरकी आज फैली हुई है, उससे विद्यार्थियों की जिंदगी के अंदर तो बहुत परेशानी आ गई। महिलाओं की बात, महिलाओं के अधिकारों के ऊपर हमला, अन्न सुरक्षा के ऊपर हमला, बढ़ती हुई हिंसा के शिकार हो रहे हैं। आदिवासियों के ऊपर, जो आदिवासियों का अधिकार है नैसर्गिक साधन संपत्ति पर, वो छीनी जा रही है, उनसे उनकी जमीन छीनी जा रही है। दलितों के ऊपर जाति के नाम पर हमला बढ़ रहा है। दलितों के ऊपर बलात्कार और उनका खून करने की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। हमने देखा हाथरस में, जब एक दलित लड़की के ऊपर बलात्कार करके उसकी हत्या करी गई, तो जो उच्च जाति के लोग, जो गुनहगार थे, उनको सुरक्षा देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहलकदमी करने लगे। उना के अंदर हमने देखा जो दलित युवक थे, किस तरह से उनको बेइज्जत किया गया। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, दंगे फसाद कराकर। दिल्ली में पिछले साल ही हुआ दंगा, और इस देश के अंदर अलग अलग जगह पर मुस्लिम विरोधी माहौल तैयार करने की कोशिशें की जा रही है। और ये सभी को मिलकर, जो देश के नागरिक है, हम नागरिकों के अधिकारों के ऊपर किस तरह से हमले हो रहे हैं। आज हमारे जनवादी अधिकारों पे हमला, हम बोल नहीं सकते जो हमारे संविधान ने दिया हमें अधिकार। धर्मनिरपेक्षता के ऊपर हमला, हमारे संप्रभुता के ऊपर हमला, राज्यों के अधिकारों के ऊपर हमला और हमारे संविधान के ऊपर हमला। मतलब नागरिक की पहचान, भारतीय नागरिक की पहचान हमें हमारा संविधान देता है, हमारा नागरिकता का कानून देता है। उसी को बदलकर इस देश में नागरिक कौन रहेगा और नागरिक कौन नहीं रहेगा, ये बीजेपी, ये मनोवादी, ये आरएसएस, ये मोदी और शाह तय करेगी। इस तरह से नागरिक होने के नाते भी हमारा अधिकार छीना जा रहा है। ये 7 सालों में किसको मदद हुई? 2 सेक्शंस है जिनको मदद हुई, जो देसी और परदेसी जो पूंजीपति है उनको मदद हुई। आप जानो, ये महामारी में
ये कोरोना की महामारी में आम जनता 80% जनता लगभग बर्बाद हो गई है। कमाइयां कम हो गई है, खाने को नहीं कुछ, घर बिक गए, लोगों के रास्ते पे आ गए लोग। लेकिन इसी महामारी के अंदर आप देखिए, देश के अंदर हमारे 140 अरबपति मतलब बिलियनर, 140 अरबपति, ये फोर्ब्स मैगजीन करके है, अंतरराष्ट्रीय एक मैगजीन है, बहुत प्रसिद्ध मैगजीन है, पत्रिका। उसने ये संशोधन करके अनुमान लगाया कि ये 140 अरबपति की संपत्ति 2020 में डबल हो गई है, दुगनी हो गई, और 596 बिलियन डॉलर पर पहुंच गई। 596 बिलियन डॉलर मतलब 44.5 मतलब 40 और 4.5 ट्रिलियन रुपीस। अभी इसका हिसाब लगाइए आप भाई, 1 ट्रिलियन मतलब 10 लाख करोड़, मतलब 10 खरब, 1 ट्रिलियन। तो ये 44.5 ट्रिलियन कितना होगा? 1 ट्रिलियन है 10 खरब, तो 44.5 ट्रिलियन रुपया कितना होगा? इतनी उनकी संपत्ति 1 साल में बढ़ी, जब बाकी के तो बर्बाद हो गए। सिर्फ अंबानी की संपत्ति 84.5 बिलियन डॉलर हुई और अदानी की संपत्ति 50.5 बिलियन डॉलर हुई। अब ये डॉलर जो है, ये $1 है 75 रुपया के आसपास, कभी इधर उधर होता है, लेकिन 75 रुपया के आसपास है $1। तो 50.5 बिलियन डॉलर कितना होगा? उतनी संपत्ति इनकी हुई, उनकी बढ़ी। ये कैसे बढ़ी ये देखना पड़ेगा, जब बाकी सब बर्बाद हुए। दूसरा कौन इसका 7 सालों में किसको मदद हुई? ये पूरे आरएसएस और संघ परिवार के जो संगठन है उनको मदद हुई। पिछले 7 सालों में उन्होंने जो भी निर्णय लिया है, इन पूंजीपतियों की संपत्ति और मुनाफा बढ़ाने की दिशा के में ही उन्होंने निर्णय लिया है। और सरकार की काफी योजनाएं ये आरएसएस और संघ परिवार के अलग अलग जो पूरे आउटफिट है, संगठने हैं, उनके जरिए से वो चलाने की कोशिश करते हैं। पूरा सार्वजनिक क्षेत्र जो है, सार्वजनिक क्षेत्रों के जो उपक्रम है, बीएसएनएल है, बीपीसीएल है, ओएनजीसी है, इनका पूरा निजीकरण का दौर चलाया 7 सालों में। इसके पहले भी होता था, लेकिन इतनी बेशर्मी जो मोदी और शाह की टीम दिखा रही है, इतनी बेशर्मी तो कभी नहीं हुई थी। रेलवे बेचा, हवाई अड्डे, जो हवाई विमान सेवाएं हैं उनको बेचा, दूर संचार को बेचा, टेलीकॉम, बीएसएनएल तो बर्बाद हो गया। अभी आप देखो, हमारे एमटीएनएल के, बीएसएनएल के फोन चलते हैं? बिल्कुल नहीं चलते। और बैंकों को खत्म करने की साजिश हो रही है। बीमा क्षेत्र, उसको पूरा बर्बाद करने का, खदानें जो अपनी है उसको प्राइवेटाइज करो, निजी करो, पानी है, बिजली है, शिक्षा है, क्या रह गया? ये सभी जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र मतलब देश की संपत्ति है, देश का पैसा लगा इसमें, इसको बेच डालो। और सबसे गंभीर बात तो ये कि अभी जिसका असर हो रहा है हमारी जिंदगी पर, स्वास्थ्य सेवाएं का भी निजीकरण लगातार करो। और इतने बेशरम है कि अभी भी कई देशों के अंदर जब ये महामारी फैली और जब महामारी में लोग मरने लगे,
तब सरकारों ने निजी अस्पतालों को भी कई जगह पे कब्जे में लिया और कहा इसमें सरकार की तरफ से अभी चलाया जाएगा। स्पेन ने तो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था ही उसका राष्ट्रीयकरण कर लिया, वहां पे भी निजी क्षेत्र था, लेकिन उन्होंने देखा निजी होने की वजह से क्या होता है। उन्होंने कहा ये चलेगा नहीं, क्योंकि ये महामारी अभी लंबे समय तक चलने वाली है, तो अभी लोग को मरने की संख्या अगर कम करनी है तो सरकार को पहलकदमी करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे देश में तो उसका रिवर्स हो रहा है, उल्टी दिशा में गाड़ी जा रही है। और कौड़ी मॉल के दामों में ये सभी सरकारी क्षेत्र, ये सार्वजनिक क्षेत्र, ये पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है। एक ही उदाहरण हम देना चाहेंगे, एक उदाहरण अभी ताजा उदाहरण है। ये वाइजैक में स्टील प्लांट है, सरकारी है। ये वाइजैक का स्टील प्लांट की कीमत क्या है, उसकी संपत्ति की कीमत क्या है? टोटल है 3 लाख करोड़ रुपया, 3 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। और अभी सरकार उसको बेचने के लिए बाजार में निकाली है। 100% पूरा बेचेगी, पूरी स्टील प्लांट बेचेगी। कितने में? 3 लाख करोड़ की संपत्ति बेचेगी वो 1300 करोड़ में। अरे भाई, ये किसका बाप का है? ये हमारा है। किस तरह से आप निर्णय ले सकते हो इस तरह से बेचने का? ये आम लोगों को, हम सबको बोलना पड़ेगा साथियों। हमारा घर बेचने का जो पूरा साजिश चलाई है, ये देश हमारा घर है ना, जिसमें हम रहते हैं। कैसे हम चुप रह सकते हैं? वहां के कामगार जोरों से संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा हमें। तो इसलिए ये जो खेती के कानून लाए हैं, किसान कानून लाए हैं खेती क्षेत्र को बेचने के लिए, ये जो लेबर कोड लाए हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का जो बिल लाया है, कानून लाया है, ये सभी पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़ाने के लिए है। अब इनको इसके ऊपर एक कवच डालने की जरूरत है, इसके ऊपर एक पर्दा डालने की जरूरत है, लिपस्टिक और पाउडर लगाने की जरूरत है। नहीं तो किस तरह से बेचेंगे ये सभी चीजों को? किस तरह से इस देश के नागरिकों को गुमराह करेंगे? तो गुमराह करने का तरीका ये हिंदुत्व और सांप्रदायिकता को इस्तेमाल करते हैं। राम मंदिर का मुद्दा, फिर अभी तो सिर्फ राम मंदिर नहीं, अलग अलग मंदिरों का भी मुद्दा निकाल रहे हैं। और दुर्भाग्य से हमारे कुछ कोर्ट उस साजिश में भी भाग ले रहे हैं, ताकि अभी जो कानून था कि जैसे आजादी के समय हमारे जो प्रार्थना स्थल थे वो जैसे थे वैसे रहने चाहिए। अभी खोदा खोद मत करो। कितने साल पीछे जाओगे? 1000 साल, 2000 साल, 10,000 साल? ऐसे थोड़ी ना दुनिया चलती है। जो हो गया सो हो गया। लेकिन अभी जो नागरिक है हमारे देश को, उसको क्या लेना देना 10,000 साल पहले क्या हुआ? अभी अपनी जिंदगी को आगे लेके जाने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ एक साथ मिलकर जिंदगी को चलाने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो नहीं, विभाजन की राजनीति। इसलिए राम मंदिर का मुद्दा, अलग अलग मंदिरों का मुद्दा, दिल्ली में दंगे फसाद करवाए गए, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाना, नफरत की राजनीति करना, देश के अलग अलग भागों के अंदर तनाव पैदा करना। हमने देखा है मध्य प्रदेश में भी किस तरह से ये माहौल तैयार करने का कोशिश लगातार करने की कोशिश की गई। अब ये कुंभ मेला चल रहा है। ये कुंभ मेला होने वाला था 2022 में, उसको 1 साल आगे कर दिया। क्यों? अंधविश्वास फैलाना। अभी देखा ना हमने कोरोना के अंदर भी पूरी दुनिया में भारत को शर्म से अपना सिर झुकाना पड़ा है। इतनी टीका टिप्पणी हो रही है। कैसी है ये सरकार? धर्म के नाम पर
अब कुंभ मेला चलाने का पूरा आपने इजाजत दे दी और वहां से अभी फैल रहा है कोरोना, कई लोग मर भी गए। आप छुपा रहे हो। गुजरात और उत्तर प्रदेश में ये दो राज्यों के अंदर लगातार छुपा रहे हैं ये लोग, स्टैटिस्टिक्स नहीं दे रहे, आंकड़े नहीं दे रहे हैं, बता नहीं रहे सच्चाई क्या है, लगातार ये चल रहा है। और कुंभ मेला से जो बाकी की पूरे पूरे अपने अपने राज्यों में जाएंगे, क्या हालत पैदा हो जाएगी देश के अंदर। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कितने लाख हो जाएंगे मरीज। लेकिन अंधविश्वास, आपने देखा ना, कहा क्या कि गंगा में यहां वहां पूजा करने से, डुबकी मारने से कोरोना चला जाएगा। ये अंधविश्वास फैलाने की कोशिश। और असेंबली के इलेक्शन हुए, अभी चल रहा, अभी लास्ट फेज होगा पश्चिम बंगाल में, और ये विधानसभा के चुनाव के प्रचार में खुलेआम मोदी और शाह ने सांप्रदायिकरण के जरिए से ध्रुवीकरण करने का उद्देश्य उन्होंने इस्तेमाल किया। लोगों को बांटने की राजनीति इस असेंबली इलेक्शन के प्रचार में लगातार बखूबी ये बीजेपी वालों ने किया। ये आखिर तक सभाएं लेते गए। इतने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार तो कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है। ये प्रधानमंत्री है या सिर्फ आरएसएस का कार्यकर्ता है? कौन है ये? प्रधानमंत्री है इस देश की कोई भलामत चाहते हैं या सिर्फ इलेक्शन जीतना कोई भी हालत में, ताकि और बर्बाद कर सके इस देश को? यह है उद्देश्य उनका। आखिर तक सभाएं लेते रहे। ये जो वामपंथी है, वामपंथियों ने सबसे पहले कहा पश्चिम बंगाल में कि हम हमारा प्रचार, हम हमारा जो सभाएं है, हम अभी नहीं लेंगे, बंद कर रहे हैं। इसको बोलते हैं जिम्मेदार व्यवहार। और हमारे प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री जा रहे, सब जगह सभाएं ले रहे हैं, कुंभ मेला चलाए रहे हैं। तो ये समझ लीजिए ये हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व का मतलब मनुवाद, मनुवाद का मतलब ब्राह्मणशाही। तो ये कॉर्पोरेटरी हिंदुत्व क्या है? ये हिंदुत्व का की जो उद्देश्य है वो क्या है? वो उच्च वर्णीय जो है, ऊपर जाति के लोग, उनकी जिंदगी में और मुनाफा बढ़े, उनकी सफलता और बढ़े। और किसके जरिए बढ़े? जो निम्न जाति के है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, दलित है, उनकी कंधों पर, उनके सिरों पर नाचते हुए ये उच्च जाति के लोग सफल बने। ये है हिंदुत्व। और जो शोषण करने वाले हैं, अंबानी और अदानी जैसे, वो फूले फले किसके बलबूते पर? मेहनत कश जनता के श्रम की लूट करके, उनका खून पसीना पीकर, उनके अधिकारों को मारकर। ये है इन हिंदुत्व का उद्देश्य। और हम फिर से ये कहेंगे कि 80% मेहनत कश जनता इस देश के अंदर कौन है? 80% मेहनत कश जनता हिंदू है। और इसी हिंदू को बाकी सभी के साथ गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और इस कोरोना का शिकार बना रहे हैं। ये दोनों के साथ मिलकर होता है कॉर्पोरेटी हिंदुत्व। ये असली चेहरा है। और ये इसी तरह से ये कॉर्पोरेटी हिंदुत्व किस दिशा में जाता है? फांसीवाद के दिशा में जाता है। आप हिटलर का नाम तो सुने हो ना? हिटलर ने भी ऐसा ही किया था। कॉर्पोरेट मतलब पूंजीपति का साथ। और जर्मनी में उस वक्त
यहूदी और कम्युनिस्टों का शिकार किया, बुरी तरह से उनको कत्ल किया गया। जनवाद में मानने वाले, जनवाद के अधिकारों के लिए लड़ने वाले, उनकी कत्ल की गई। आज भारत में हिटलर को पूजा करने वाले ये आरएसएस, मोदी, अमित शाह, बीजेपी, संघ परिवार हिटलर की पूजा करते हैं। वो भारत के अंदर मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को, कम्युनिस्टों को और मेहनतकश जनता को लक्ष्य बनाए हुए है। और ये लक्ष्य बनाते वक्त किस तरह से उनको कुचलना, इसलिए तानाशाही का इस्तेमाल करते हैं। ये यूएपीए, राष्ट्रद्रोह का कानून, आप सरकार के खिलाफ बोलोगे तो आप राष्ट्रद्रोह हो गए, द्रोही हो गए। उनको जेलों में डालना, झूठे केसेस बनाना। अभी का ताजा उदाहरण है, उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति ने ट्वीट किया, उनके दादाजी को ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो उन्होंने ट्वीट किया कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो उनको देशद्रोह के कानून के तहत उनके ऊपर एफआईआर किया गया। एक औरत को अभी जेल में डाला गया है। तो सरकार के ऊपर टीका मत करो, टीका करोगे तो जेल में जाओगे। ये है तानाशाही। मतलब पूरे तौर पे आप देख लीजिए क्या हो रहा है। पूंजीपतियों का साथ, हिंदुत्व का इस्तेमाल और तानाशाही का इस्तेमाल करके लोगों की आवाज कुचलने की कोशिश। इस माहौल में औरतों के ऊपर क्या हो रहा है? आज औरतों को निशाना बनाया जा रहा है। आप जानते हो, शोषण को ज्यादा अगर मजबूत करना है और शोषण की और मनुवादी विचारधारा को आगे लाना है, तो औरतों को निशाना बनाना ही पड़ेगा। ये जानते हैं, क्योंकि औरतों का श्रम ज्यादा सस्ता होना चाहिए। आम तौर पे जब लूट मचती है, तब औरतें सबसे नीचे तबके में फंसी रहती है। मनुवादी विचारधारा औरतों को टारगेट करती है, लक्ष्य बनाती है। आज महिला आंदोलन ने हमारे मुल्क के अंदर जो भी कमाई की है, औरतों को कुछ भी मिला नहीं है आसानी से। जो बच्चा वो जन्म देती है, उस बच्चे की कानूनी पालक करके पहचान तक के लिए औरतों को हमारे देश में लड़ना पड़ा है। अब 25-30 साल पहले उसकी कानूनी पहचान तक नहीं थी। स्कूलों के अंदर जब फॉर्म भरा जाता था, तब सिर्फ पिताजी का नाम एक कानूनी पालक करके भरा जाता था। लड़ना पड़ा औरतों को उसके लिए। तो हर एक अधिकार इस देश में औरतों को सिर्फ लड़के मिला है। हमारे संविधान में है बराबरी का अधिकार। औरतें कह रही है, हां, बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। संविधान का इस्तेमाल करो, इंप्लीमेंट करो और संघर्षों से कानून बने। अब ये मनुवादी क्या करना चाह रहे हैं? ये मनुवादी उसका पूरा उल्टा करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो हम आएंगे रोजगार का अधिकार। आप देखिए, आज ये लेबर कानून लाने से हम हमेशा महिला आंदोलन कहती रही है कि रोजगार का अधिकार, एक इंसान को अपनी जिंदगी आत्मसम्मानित तरीके से अगर किसी को भी जीना है, फिर वो औरत हो या पुरुष हो, तो रोजगार का अधिकार बेसिक अधिकार है। कभी भी हाथ फैलाने वाला आत्मसम्मानित नहीं हो सकता है। इसलिए राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ये एक फंडामेंटल राइट, मतलब रोजगार का अधिकार, ये हमारा
फंडामेंटल राइट होना चाहिए। लेकिन अब रोजगार तो मिल ही नहीं रहा है और 90% लोग आज असंगठित क्षेत्र के अंदर ढकेले गए हैं और इस 90% में 90% और औरतें ही है। असंगठित क्षेत्र में खेत मजदूरी करने वाले 80% औरतें हैं। मनरेगा में आप देखिए औरतें बहुत बड़े पैमाने पे है। आप कहीं पे भी जाओ, असंगठित क्षेत्र के अंदर औरतें हैं जहां पे ज्यादा शोषण होता है और कोई भी तरह की कानूनी व्यवस्था सुरक्षा के लिए नहीं है। और अब ये जो लेबर कोड लाए हैं, श्रम संहिता कहते हैं उसको, ये लेबर कोड के अंदर औरतों के अधिकारों के ऊपर डायरेक्ट हमला है। उसमें जो भी कमाई हमने मिली थी औरतों को, मतलब अभी भी तो हम लड़ रहे हैं ना, समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए, नहीं मिल रहा है। लेकिन इस कानून के अंदर, लेबर कोड के अंदर श्रम का वैल्यू कितना कम किया जा सकता है वो पूरा योजना बना के रख दिया उन्होंने। हम कहते हैं इज्जत का रोजगार मिलना चाहिए, मतलब इज्जत की तरह से वो काम कर सके, उसका कुछ डिग्निटी हो, लेकिन वो भी इससे छीना जा रहा है। 12 घंटा ड्यूटी करो, कौन औरत 12 घंटा ड्यूटी कर पाएगी? एक औरत तो एक्चुअली देखा जाए तो वो लगातार सुबह से शाम तक वो होती है, एक कामगारी होती है। आधा श्रम उसका मुफ्त का श्रम होता है और आधा श्रम अगर वो बाहर कुछ काम करती है तो कुछ पैसा मिलता है, जो मिलता है। लेकिन जो रोजगार करने वाली औरत के अधिकारों के ऊपर इस तरह से हमला, मैटरनिटी लीव, जो प्रसूति के बाद में जो छुट्टी मिलती है उसके ऊपर कटौती। आज औरतें ग्रामीण भाग हो, शहरी भाग हो, ये बचत गट की औरतें जो है ना बड़े पैमाने पे, और ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो लगातार काम कर रहे हैं, छूट है उनको, लूटो। कर्जा में डूबी हुई है औरतें। आप बस्ती बस्ती में जाके देखो, कर्जे में, किसान कर्जे में है, कामगार कर्जे में है, लेकिन घर चलाने के लिए छोटी छोटी चीज के लिए, बच्चा बीमार है, पति बीमार है, भाई बीमार है, घर चलाना है, चूल्हा जलाना है, बच्चों की फीस भरना है। कई स्कूलों के अंदर ये महामारी के अंदर स्कूल की फीस माफ नहीं की गई है। अभी कुछ कुछ जगह पे परीक्षाएं हुई तो औरतों को कहा गया कि आप अपने बच्चों की फी भर दीजिए, नहीं तो वो परीक्षा में बैठ नहीं पाएगी या बैठ नहीं पाएगा। कहां से लाएगी पैसा? कर्जा किया, डूब गए हैं कर्जे में। आज पता नहीं उससे बाहर कैसे निकल पाएंगे, निकल पाना भी होगा कि नहीं बोल नहीं सकते। दूसरी जगह पे अन्न सुरक्षा के ऊपर हमला। आज ये 4 सालों में 4 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड खत्म किया गया है, कट किया गया, कैंसल किया गया। आप देखिए लोग भूख से भूखे हैं, भूख से मर रहे हैं, और ये कैसी सरकार बैठा दी हमने गद्दी पर। गोदाउन में आज बफर स्टॉक है, बफर मतलब जितना जरूरत है उससे कई गुना ज्यादा, करोड़ों टन ज्यादा अनाज गोडाउनों में पड़ा है। आप जानते हो पिछले साल ये मोदी ने क्या किया? जब लोग भूख से मर रहे थे तब वामपंथी ताकतों ने और अलग अलग लोगों की संगठनों ने आवाज उठाई, तभी जाकर उन्होंने कुछ मुफ्त अनाज की व्यवस्था की। लेकिन उसके पहले उन्होंने क्या किया?
जो चावल वगैरह था उसको सैनिटाइजर बनाने के लिए और इथेनॉल बनाने के लिए उन्होंने पूंजीपतियों के घर भेजा, और सस्ते दाम में। हमारी घर काम करने वाली औरत जिसका काम छूट गया क्योंकि वो बस्ती बिल्डिंगों में जाती है बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहीं बुलाया काम पर, आज भी नहीं बुला रहे हैं काम पर, वो भूख से मर रही है। मजदूरी करने वाली भूख से मर रही है, भाजी बेचने वाली भूख से मर रही है, घर के अंदर काम लाकर काम करने वाली, गारमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाली, बच्चों कुछ सिलाई करने वाली, सब मर रहे हैं भूख से। लेकिन मोदी पूंजीपति को भेज रहा है सैनिटाइजर बनाने के लिए चावल। आज भी आवाज उठाने के बाद अभी उन्होंने कहा है कि मई और जून महीने में हम मुफ्त का अनाज देंगे, लेकिन ये समझ लीजिए क्या होने वाला है। अभी जो उन्होंने कार्ड कैंसल किया है उनको मुफ्त का अनाज हम नहीं देंगे, ये भी आ रहा है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति पूरे देश के अंदर लड़ेगी। आपकी जिम्मेदारी है, लोगों के पेट में अनाज जाना चाहिए। क्यों भूखे पेट सोए हमारे देश के लोग, और जब भूख बढ़ती है तब औरतों की और बच्चियों की भूख बढ़ती है, क्योंकि वो सबसे लास्ट, सबसे अंतिम खाती है हमारे घरों के अंदर, और कुछ नहीं बचा तो वो भूखे पेट सो जाती है। ये है हकीकत। और ये शांता कुमार कमेटी जो बनाई थी मोदी ने 2014 में, जब वो आई सरकार में, तब पहला बनाया उन्होंने वो शांता कुमार कमेटी। और ये शांता कुमार कमेटी क्या थी? वो राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कानून को खत्म करने की साजिश थी। और वो उन्होंने कहा है कि आज 67% जो पूरी लोक संख्या के 67% जो लाभार्थी है अन्न सुरक्षा कानून के तहत, उसको कम करना चाहिए। इतने लोगों को खाना क्यों देना चाहिए? इतने लोगों को सरकार क्यों देगी? अरे अंबानी और अदानी की सरकार बहुत बड़ा जुर्म कर रही है। अंबानी की सरकार गरीबों को कैसा खाना देगी? इसलिए कम करो और 67% को 40% पे लाओ। इसलिए 4 करोड़ राशन कार्ड खत्म हुए। अरे ये तो इतनी गुनहगार सरकार है, ये तो सबसे ज्यादा गुनहगार है, ये जेल में डाले जाने चाहिए। देशद्रोह का कानून हम लगा रहे हैं मोदी और अमित शाह के ऊपर, आम जनता लगाएगी देशद्रोह का कानून उसके ऊपर। सबसे देश का सत्यानाश करने वाले तो ये है। अंत्योदय का कार्ड भी कम किया है उन्होंने। अंत्योदय मतलब सबसे जो गरीब है इस देश के अंदर, सबसे गरीब, जिनको 35 किलो अनाज मिलता है, उन्होंने क्या लिखा उसके अंदर? मार्च के 15 मार्च को एक सर्कुलर निकाला, कम करो अंत्योदय का कार्ड। और क्या कहा ये शांता कुमार और मोदी ने? क्या कहा? जिसकी परिस्थिति अच्छी हो गई है, जो अभी एक जगह से दूसरी जगह चले गया है, और जो मर गया है, उसका अंत्योदय का कार्ड अभी कैंसल करो। ये हम सब जानते हैं ना, कितने गरीबों की परिस्थिति बहुत सुधर गई है। लॉटरी लगी क्या उनकी? किसकी लॉटरी लगी इस देश के अंदर? किसकी परिस्थिति सुधर गई? चलो सुधर गई ये मान रहे आप लोग, लेकिन ये तो नहीं कहा कि जिसकी परिस्थिति बिगड़ गई उसको अंत्योदय के अंदर शामिल करो। ये नहीं कहा। आज 90% लोग बर्बाद हो गए, सबके सब अंत्योदय में आना चाहिए।
ये नहीं कहा, कहा कैंसल करो। और आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स मतलब दुनिया के अंदर भूख के बारे में जो रिपोर्ट निकला है, उसने कहा कि भारत का 107 देशों में अभी 94 ये है उनका नंबर। मतलब क्या? मतलब भूखमरी के कागार पर, भूख की महामारी के कागार पर आज भारत खड़ी है। दुनिया में जो भूखे लोग हैं वो सबसे ज्यादा हमारे देश में है। और इसी वक्त ये सरकार ने मैटरनिटी एंटाइटलमेंट मतलब जो प्रसूति मतलब जिसको बच्चा हुआ है उसका जो हक है, कानूनी हक है, उसको 6,000 रुपया देना चाहिए और उसको फ्री में, मुफ्त में खाना मिलना चाहिए। ये है कानून। उसको कम किया। क्या कम किया? अभी सिर्फ एक बच्चा, पहले बच्चे के लिए ही खाना मिलेगा और सिर्फ पहले बच्चे के लिए वो 6,000 रुपया मिलना चाहिए। ये कानून है। लेकिन उस कानून को तोड़कर 5,000 रुपया हम देंगे, ये भी मिल नहीं रहा है, लेकिन वो भी कम किया। इसका मतलब लगभग 60% औरतें इस अधिकार से वंचित रहेगी, क्योंकि हमारे मुल्क में सिर्फ एक ही बच्चा होने वाली परिवार उंगलियों पे गिनने जैसे है। 2, 3, 4 बच्चे होते ही है। और औरतें तो नहीं तय कर सकती ना, लड़का चाहिए उसके लिए उसको मजबूर किया जाता है। कौन औरत तय कर सकती है हमारे मुल्क के अंदर? ग्रामीण इलाके में जाइए आप, शहरी बस्तियों में जाइए, औरतें नहीं तय करती उसको कितने बच्चे चाहिए और कब चाहिए। ये परिवार तय करता है, ये समाज तय करता है। वो उसको आवाज भी उठाएगी तो धमकियां दी जाती है उसको। तो ऐसे माहौल में और ऐसी भूखमरी में आप इवन ये जो बच्चों को दोपहर का खाना दिया जाता है स्कूल में, हम लोग कहते हैं अभी स्कूल बंद है तो बस्तियों के अंदर आप दीजिए। जो बचत गट की महिलाएं हैं उनके मदद से बच्चों को एरिया में खाना दिलवाइए। लेकिन उसके अंदर भी पैसे की बजट के अंदर कटौती कर दी उन्होंने। तो ये कैसी सरकार है? आंगनवाड़ी में कटौती कर दी। तो भारत भूख के कागार में, भूख की महामारी के कागार पे खड़ा नहीं होगा तो क्या होगा? अभी हम कह रहे हैं कि अभी आप लोगों को, औरतों को अपने घर के चूल्हा जलाना है, उसके लिए मुफ्त अनाज और 7,500 रुपया आप दीजिए। और भारत सिर्फ नहीं बोल रहा है, आप अमेरिका देखिए, आप ब्रिटेन देखिए, कई देशों के अंदर सरकारों ने लाखों करोड़ों रुपया का पूरा उन्होंने योजना बनाई और लोगों के खाते में पैसे डाले। और हमारी सरकार, मोदी प्रधानमंत्री को नया घर चाहिए रहने के लिए, आलीशान बंगला चाहिए, शर्म आनी चाहिए। नया पार्लियामेंट बनाना है। क्यों भाई? क्यों अभी जरूरत है उसकी? प्राधान्य क्या है आपका? उसके लिए 20,000 करोड़ रुपया ये सेंट्रल विस्ता उसके लिए चला रहे हैं। वामपंथी ताकतों ने कहा है ये सेंट्रल विस्ता बंद करो, अभी वो पैसा यहां पे डाइवर्ट करो, लोगों के खाते में डालो। नहीं, भाड़ में जाए पूरी जनता, ये कह रहे हैं मोदी। और अभी ये माहौल का असर क्या हो रहा है? भूखमरी का और बेरोजगारी का असर ये हो रहा है कि आज औरतों की और बच्चियों की वो देह व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। बच्चियां बेची जा रही है हमारे मुल्क के अंदर। छोटी बच्चियों के बाल विवाह ज्यादा बढ़ गए हैं।
लगातार महिला समिति को, अलग अलग जो बच्चों के बीच काम करने वाले संगठने हैं, उनके लगातार रिपोर्ट आ रहे हैं कि उनको फोन आते हैं। 14 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची फोन करके बोल रही है मुझे बचाओ, मुझे 30 साल के एक आदमी के साथ मेरी शादी हो रही है। क्यों तय कर रहे हैं गरीब परिवार ये शादियां? वो सोच रहे हैं हमारे ऊपर जो बड़ा बोझा है, औरतों को तो एक बहुत बड़ी लायबिलिटी, बहुत बड़ी क्या बोलते हैं, मुसीबत, इसी तरह से तो देखते हैं ना, उसको हम विदा कर दे चलो, और एक मुंह कम होगा खाने के लिए, इसलिए शादियां हो रही है। और बंधुआ मजदूर, बॉन्डेड लेबर भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये कर्जे की बात। हमने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ा कि आज अलग अलग जगह पर मुसीबतों की वजह से ये प्रवासी मजदूर की हालत क्या हुई। अभी मौका नहीं है इस बात रखने के लिए, लेकिन हमने तो बार बार सुना है ना इसके बारे में। उसमें से कई लोग आज बंधुआ मजदूर हो रहे हैं। बंधुआ मजदूर का कानून तो हमारे देश में, उसके खिलाफ कानून तो है, कानून तो काफी चीजों के लिए है, लेकिन कानून एक जगह पर, असलियत दूसरी जगह पर। और एक बात उठी है जो लड़कियों के लिए बहुत खतरनाक होने वाली है। बहुत सारे, अभी जो 2 लाख से ज्यादा लोग मर गए और रोज मर रहे हैं, उसमें से कई जगह पर माँ बाप दोनों गुजर गए हैं, माता पिता दोनों नहीं रहे। उन अनाथ बच्चों का क्या होगा? क्या होगा? उन लड़कियों का क्या होगा? ये लड़कियां कैसे सुरक्षित रहेगी? ये बच्चियां, ये बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे? कौन लेगा जिम्मेदारी उनका? अभी ये सभी जो गरीब परिवार के हैं, उनके क्या हालत होती है तो हम जानते हैं। कोई नहीं आता है आगे जिम्मेदारी लेने के लिए। ये माहौल है। औरतों के ऊपर हिंसा इस महामारी में कितने गुना ज्यादा बढ़ गई। पारिवारिक हिंसा 24 घंटे घर में, और अभी ये लॉकडाउन भी अभी चल रहा है ना, बीच बीच में सभी जो मारपीट करने वाला व्यक्ति वो भी घर के अंदर, और कोई भी सुरक्षा नहीं, कहीं नहीं जा सकती है वो औरत। और हमारे देश में उस तरह से कोई व्यवस्था ही नहीं करी गई। मतलब कोई शेल्टर होम, कहीं सुरक्षा की जगह कहीं पे वो जा सके, कोई हॉस्टल हो जहां पे वो जा सके, कहीं नहीं है। और गरीब परिवार में तो औरतों के पास कुछ नहीं रहता उसके नाम पर, न कोई संपत्ति, न कोई बैंक बैलेंस, न कुछ भी। और बलात्कार और खून होने का जो पूरा आज माहौल बना है, साथियों, हमारा देश आज ऐसा देश हो रहा है ये बीजेपी के राज में, जैसे इस तरह से बेशर्मी से तो कोई नहीं आता था पहले। अगर बलात्कार और खून करने वाला उच्च जाति का हो, जैसे हमने हाथरस में देखा ना, मुख्यमंत्री के जाति का, योगी आदित्यनाथ जी के जाति का था वो बलात्कार करने वाला गुनहगार, ठाकुर समाज का, तो वहां से चक्कर चला, वहां से फोना फोनी हुई, सब जगह बचाओ उनको क्योंकि हमारे जात के हैं। कोई मुस्लिम लड़की पे बलात्कार करके मार डाला, जैसे हमने कथवा में देखा, तो बीजेपी के नेतागण और बीजेपी के कार्यकर्ता, ये संघ परिवार के लोग रास्ते पे आए, गुनहगार को हम पुलिस को अरेस्ट नहीं करने देंगे कहने के लिए। इतनी बेशर्मी, जात के नाम पर, मजहब के नाम पर। अब गुनहगार तो कोई भी जात का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, गुनहगार तो गुनहगार है, कैसे बचा सकते हो आप? लेकिन
यहां तक हमारे देश की सामाजिक पूरी स्थिति को लाके रख दिया कि औरतों के पे हिंसा, औरतों को के ऊपर जो जुल्म बढ़ रहा है उसकी बात कोई नहीं उठा रहा है। जात का और मजहब के नाम पर किस गुनहगार को बचाना, ये बात हो रही है। इतने बड़े पैमाने पे हिंसा बढ़ने के बाद बीजेपी की सरकार क्या कर रही? उन्होंने कानूनों को कमजोर करने का षड्यंत्र चलाया। जो 498 अ है, जो कानून जो हिंसा के खिलाफ कुछ तो थोड़ी सी राहत, और ये भी महिला आंदोलन के संघर्ष से बना ये कानून, किसी की मेहरबानी नहीं, उसको कमजोर किया। और आज 498 अ के नीचे किसी को भी अभी अरेस्ट नहीं हो रहा है, किसी को आज अरेस्ट नहीं हो रहा है। दूसरी बात, उन्होंने कानून जो हिंसा के बारे में है, अभी तक इज्जत के नाम पे जो हत्याएं हो रही है उसके खिलाफ कानून नहीं बनाया। लगातार महिला आंदोलन कह रही है, और कानून क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये मनोवादी लोग इसको जात के नाम पर, मजहब के नाम पर इस्तेमाल करके लोगों के अंदर एक पूरी जाति व्यवस्था को ज्यादा मजबूत करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने उच्च जाति की कोई लड़का या लड़की हो और वो किसी निम्न जाति के लड़का या लड़की के साथ प्रेम हो गया, शादी हो गई या भाग गए, तो मार डालो, और उसका समर्थन करती है। और इसमें दो बातें हैं, आप ध्यान रखो। एक तो जाति का अहंकार और दूसरा पितृसत्ताक मनुवादी विचारधारा पितृसत्ताक व्यवस्था को मजबूत करने की बात करती है। जब हमने पहले कहा ना, औरतों के श्रम को कम मूल्य देना, ये पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर पितृसत्ता का इस्तेमाल करना ताकि औरतों के श्रम को कम मूल्य दिया जाए मुनाफा बढ़ाने के लिए। इसलिए औरतों की जो जेंडर का जो की भूमिका है, औरतों का जो मामला है, ये पूरी पूंजीवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए औरतों का सवाल एक क्रांति का, संघर्ष का सवाल होता है। औरतों का सवाल औरतों का एक अलग से सवाल है, ऐसा नहीं है। पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर पितृसत्ता का इस्तेमाल शोषण को मजबूत करने के लिए होता है। इसलिए शोषण के खिलाफ का संघर्ष औरतों का सवाल लेकर ही मजबूत हो सकता है। ये लगातार महिला आंदोलन कहती आ रही है। इसलिए तो हिंसा के बात हम कर रहे थे, तो हिंसा की बात में जो आज हमारे खुद का जो सेल्फ चॉइस, हमारी मर्जी से हमारी जिंदगी को चलाना, ये जो बात है, इसके ऊपर आज बहुत जोरों से हमला हो रहा है। अरे कैसे लड़कियां कैसे अपनी मर्जी से अपना साथी चुन सकती है? हाँ, ये पितृसत्ता इजाजत नहीं देता, ये मनोवाद इजाजत नहीं देता, हमारा संविधान इजाजत देता है। पितृसत्ता और ये मनोवाद नहीं। इसलिए यूपी में, गुजरात में कई जगह पर कानून बना, अंतरजातीय अंतरधर्मीय जो विवाह होता है उसके खिलाफ कानून। ये तो हमारी निजी जिंदगी में दखल है ना। हम किससे शादी करना चाहे ये हमारी मर्जी है, किससे प्यार करें
ये भी अभी इनसे इजाजत लेनी पड़ेगी। प्यार कभी इजाजत से होता है कभी? अब डीएम से परमिशन लेना पड़ेगा। अंतरजातीय होगा या अंतरधर्मीय होगा और डीएम तय करेगा आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। उनकी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये ऐसा कैसा हो सकता है भाई? उनकी सर्टिफिकेट के बिना हम शादी नहीं कर सकते? उत्तर प्रदेश में कई जगह पर मुसलमानों की शादियों में जाके दखल अंदाजी करी, शादी रुकवाई। अंतरजातीय जो भी लड़का लड़कियां हैं उनकी जिंदगी में पूरी परेशानियों का माहौल फैला के रख दिया है। मतलब प्रेम जैसी चीज में भी नफरत घोलने का काम ये बीजेपी वाले, ये मोदी शाह के राज में हो रहा है। उनको प्रेम से बहुत नफरत है। प्रेम जैसी चीज उनके डिक्शनरी में, उनकी किताबों में नहीं है। नफरत के आधार पर जिंदगी चलाना, यही उनके लिए आज बहुत बड़े पैमाने पे एक एजेंडा पे काम चला रहे हैं। तो इसलिए आज औरतों के सामने, औरतों का जो हमारे प्रॉपर्टी के जो राइट्स है उसके ऊपर हमला। औरतें तो दुय्यम है, औरत तो बराबरी के नहीं है। जैसे दलित बराबरी के नहीं है, आदिवासी बराबर नहीं है, उसमें मनुवाद में औरतें बराबर के नहीं है। और उसमें हिंदू औरतें भी, कोई अगर ये सोचता है कि हिंदुत्व के, हिंदू राष्ट्र के अंदर हिंदू औरतों को बहुत अधिकार मिलने वाला है, तो ये गलतफहमी में मत रहिए आप। ये नाम हिंदू का लेकर, हिंदू औरतों से भी वोट लेकर बाद में उस हिंदू औरत को कहेंगे कि आपको दहेज देना होगा, आपको सती जाना होगा, विधवाओं आप बहुत अपशुकन हो, आपको सामने नहीं आना चाहिए। मतलब जिस राजा राम मोहन रॉय के टाइम से, वक्त से जो संघर्ष, जो आवाज उठी, जो आजादी के समय जो आवाजें उठी, और जिस आजादी में इन्होंने एक कतरा खून तो नहीं बहाया, आजादी के साथ धोखाधड़ी भी की ये लोगों ने जो बैठे आज गद्दी पर, उसका पूरा पूरा वो मिटाना चाहते हैं। और ये मिटाने के लिए क्या कर रहे हैं? पूरी शिक्षा नीति भी अलग किस्म की बनाई। नई शिक्षा नीति के जरिए एक हमला चढ़ाया है। ये नई शिक्षा नीति क्या है? ये दोनों चीज साथ साथ चल रहे हैं, आप याद रखो। सभी चीज, नई शिक्षा नीति। अब अभी हमने देखा ना, गरीबों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई डूब गई। कितने गरीब के घरों में स्मार्टफोन है? नहीं है ना। औरतों के पास ना वो छोटा छोटा फोन होता है जिससे वो सिर्फ बात करती है ज्यादातर। और स्मार्टफोन अगर हुआ भी घर में तो पति के पास होता है, भाई के पास होता है, और वो लोग तो सभी बच्चों को नहीं देते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए। औरतों के पास जो फोन होता है, हमने हमारी महिला समिति में देखा है, हमारी जब मीटिंग होती है तब औरतें कहती है हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन क्योंकि उस समय हमारे बच्चे का क्लास है। और औरत का फोन तो बच्चे के क्लास के लिए लगता है। कभी कभी पति तो अपना देता नहीं है फोन, क्योंकि उसको तो काफी काम होता है उस फोन के ऊपर, इसलिए वो नहीं देता है, भाई नहीं देता है। औरतें तो देंगी ही देंगी। तो इसलिए ऑनलाइन के क्लास में कितने बच्चे बैठ सकते हैं? कहाँ पे इंटरनेट है? इसका मतलब गरीबों के बच्चों का तो पूरा सत्यानाश हो गया है पढ़ाई लिखाई का। दूसरी बात, अब ये शिक्षा नीति से उन्होंने 3 तरह का हमला किया है। एक है बाजारीकरण, कमर्शलाइजेशन। दूसरा है कम्युनलाइजेशन, सांप्रदायिकरण। और तीसरा है सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण।
ये तीनों चीज इस नई शिक्षा नीति में है। और ये तीनों चीजों से वो क्या कर रहे हैं? फी की बढ़ोतरी कर रहे हैं, एडमिशन्स में डोनेशन ले रहे हैं। आज तो टीचर की नौकरियों के लिए भी ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में उनको पैसा देना पड़ता है, उनको रिश्वत देनी पड़ती है। वो रिश्वत का नाम अभी नहीं यूज करते, अभी इस्तेमाल नहीं करते, रिश्वत नहीं बोलते, कहते हैं आपको देनगी देनी पड़ेगी, आपको डोनेशन देना पड़ेगा, आपको फंड देना पड़ेगा। स्कूल को, कॉलेज को चलाने के लिए पैसा लगता है, तो आपको पैसा देना पड़ेगा, तभी आपको नौकरी मिलेगी। और इस तरह से पूरा निजीकरण उन्होंने चलाया है। दूसरा जो हमारा है ये सिलेबस बहुत बहुत महत्व का चीज होता है ना, जिससे बच्चे पढ़ते हैं, सीखते हैं। वो पूरे सिलेबस को उन्होंने उल्टा पुल्टा किया है। पूरे सिलेबस को इस तरह से वो लोग चला रहे हैं, पूरा बना रहे हैं, ताकि हमारे देश का इतिहास बदल दे, हमारे देश में लोगों के सोचने का तरीका भी बदल दे। उन्होंने इतिहास में अभी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, इन सभी लोगों के नामों को हटा देने की कोशिश की है। अब हटा देने के बाद आप देखिए कहां कौन घुसाया बीच में, घुसाया हेडगेवार को, गोलवलकर को। आप ये नाम जानते हो? ये हिटलर के पुजारी, इनको घुसाया अंदर सिलेबस के अंदर। और उनका इतिहास के कौन से पन्ने में? आजादी के संघर्ष के जो पन्ना है उसके अंदर ये नाम, भगत सिंह हटाओ, हेडगेवार घुसाओ। ये है उनका आज का प्रोजेक्ट, आज का उनका। और ये कौन है? ये दोनों जिनका आजादी के आंदोलन में कोई भी योगदान नहीं है। ब्रिटिशों की चापलूसी की उन्होंने, क्या बोलते, चमचागिरी ब्रिटिशों की। और आजादी के वक्त ब्रिटिशों को मदद की दंगा फसाद करवाने के लिए, देश को लूटने के लिए ब्रिटिशों को मदद करने का काम जिन्होंने किया, उनका नाम आजादी के पन्नों के अंदर डालने की साजिश ये बनाए हैं। आप सोचो कितना खतरनाक चीज होगा। आगे की पीढ़ी ये अगर पढ़कर, आज का छोटा बच्चा 18-20 साल का होगा, क्या पढ़ के निकलेगा? अंधविश्वास को बढ़ोतरी देने के लिए परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, कौन सी देवी का कौन सा उपवास कब करना चाहिए। उससे मेरा क्या मतलब? मैं स्कूल में क्यों आ रही हूं? कौन सी देवी का उपवास कब होता है हम घर में सीखेंगे। अगर हमारे माँ बाप का उसमें विश्वास है तो वो हमें बताएंगे। अगर हमारा विश्वास है हमको रखना चाहिए ये उपवास विपास, तो हम रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये हमारा निजी मामला है। ये स्कूल में हम क्यों आएंगे? स्कूल में हम आएंगे भूगोल पढ़ने के लिए, गणित पढ़ने के लिए, विज्ञान पढ़ने के लिए, हिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये पढ़ने के लिए नहीं। उसके साथ साथ ये भी पढ़ना होगा, हनुमान चालीसा क्या है, ये क्या है, वो क्या है। और हद तो ये हो गई, कितना शर्म करना पड़ा होगा हमारे देश को। हमारे प्रधानमंत्री ने वो रिलायंस के हॉस्पिटल का उद्घाटन करते वक्त भाषण किया ना, ये शर्म भी नहीं आती उनको। कैसी नहीं आती है? इतना बेशर्म कैसे हो सकता है भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री? खुलेआम कुछ भी ठोका ठोकी करते हैं, जुमलेबाजी तो एक बाजू, ठोका ठोकी भी। बोला उन्होंने हमारे देश के अंदर, भारत में प्लास्टिक सर्जरी का ज्ञान था। गणेश जी का सिर इंसान के ऊपर डाला गया
ये बोल रहे हैं, सामने बैठे बड़े बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट उनके सामने भाषण दे रहे, कितना हंसा होगा पूरा दुनिया हमारे ऊपर। इस तरह की सभी गलत फहमियां, अंधविश्वास फैलाना, ये कोरोना के टाइम पर भी औरतों को टारगेट किया गया। एक कोरोना देवी बनवाई गई, वहां पे भी देवी बनाई, कहा ये कोरोना देवी का हमारे ऊपर अभी गुस्सा प्रकट हो रहा है। और इस क्यों हो रहा है? क्योंकि देश की औरतों ने अपना संस्कार छोड़ दिया। और वो संस्कार क्या है? चुप रहो, सेवा करो, जुल्म सहो, मजबूरी की जिंदगी जियो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। ये कर्तव्य औरतों ने छोड़ दिया। मतलब क्या? अधिकार मांग रही है, जुल्म से नहीं सहेगी बोल रही है, कहेगी कि हम बराबर के अधिकार मांगेंगे, क्योंकि औरतों के अधिकार मानवीय अधिकार है। इसलिए कोरोना हुआ। इसलिए इस देवी को शांत करो। नदी में डुबकी मारो, कहा बिहार में, कहीं पे कहा गोबर लगाओ, कहीं पे कहा पूजा करो, ताकि फिर से वही नजरिया समाज में जाए कि औरतें तुम तुम्हारी जगह पे रहो। उसी तरह से सिलेबस के अंदर भी डाला जा रहा है। कह रहे हैं दहेज प्रथा ये हमारे भारतीय देश की, हमारे भारतीय संस्कृति है। जो परिवार और जो लड़की का परिवार दहेज नहीं देगा, वो भारतीय संस्कृति के खिलाफ काम करता है। दहेज प्रथा के खिलाफ तो आजादी के पहले से संघर्ष चल रहा है ना। दहेज प्रथा के खिलाफ कानून भी है। इनकी बस चले ना तो ये कानून भी रद्द कर दे और कहे कि जैसे अभी खुद का अधिकार करने का जो आपको मौका नहीं ना, आप खुद का पार्टनर, लाइफ पार्टनर नहीं चुन सकते, उसी तरह से जो दहेज दिए बिना लड़की वाले शादी करेंगे ना, तो उसको जेल में डाला जाएगा। ये आएगा आगे के दिनों में, देख लेना आप लोग। तो इसलिए ये स्कूलों के अंदर, परिवारों के अंदर पढ़ाया जा रहा है। और वो जो बच्चा पढ़ेगा, वो बच्चा क्या पढ़ेगा? अपनी माँ का सम्मान करने के लिए वो पढ़ेगा। वो कहेगा औरतों का स्थान दुय्यम है, पत्नियों का स्थान दुय्यम है। वो यही पढ़ के निकलेगा। हम कैसा भारत निर्माण करेंगे आगे के दिनों में, जिसके अंदर औरतों के ऊपर हिंसा बढ़ेगी और उस हिंसा को, उसका समर्थन किया जाएगा। ये आरएसएस के जो चीफ है, जो सरसंघचालक, उन्होंने एक दशहरा के भाषण में बोला था, याद है कि नहीं पता नहीं, कि भूल गए आप लोग। उन्होंने कहा था जो औरतें अपने घर से बाहर निकलती है, जो घर नौकरियां करती है, वो बच्चलन है, कैरेक्टरलेस है। सभी औरतें इस देश की ये बीजेपी के खिलाफ खड़ी होनी चाहिए। आपको क्या अधिकार पहुंचता है हमारे चरित्र पे टीका टिप्पणी करने के लिए? जो खेत मजदूरी करती है, जो घरों में काम करती है, जो अपना घर का चूल्हा चलाती है, जितने कितने परिवार औरतों की मजदूरी से चलते हैं। औरतों को कभी भी परिवार का प्रमुख नहीं समझा जाता, लेकिन उसकी कमाई से परिवार चलता है, इसको कभी भी कबूल नहीं करते ये लोग। लेकिन फिर भी औरतों के चरित्र पे इस तरह से टीका टिप्पणी करते हैं ये मनोवादी लोग। इस तरह का माहौल बच्चों की नजर के अंदर, बच्चों के दिमाग में आप डालोगे तो आपकी फांसीवादी, आपकी जो तानाशाही और आपकी मनोवादी सोच को इस देश में मजबूत करने के लिए आपको मदद होगी। ये हम समझते हैं। इसलिए
हमारा देश का जो इतिहास है, इस इतिहास का एक पहलू है, हमको याद रखना चाहिए। आप जानते हो, एक समय पर एक आवाज उठी थी। वो आवाज थी लाल किले से आई आवाज, सैगल ढिल्लो शाहनवाज। एक हिंदू, एक सिख, एक मुसलमान, ये है हमारी विरासत। और विद्यार्थी इस विरासत को आगे लेके जाने की बखूबी कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जैसी संगठन और बाकी की संगठन जो पुरोगामी सोच में विश्वास रखते हैं, इसलिए यूनिवर्सिटियों पे हमला हो रहा है, विद्यापीठों पे हमला हो रहा है, जेएनयू को बर्बाद किया जा रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे, जामिया मिलिया पे हमला, जादवपुर यूनिवर्सिटी पे, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे, ऐसी कई यूनिवर्सिटियों पे, विद्यापीठों पे। हैदराबाद में हम जानते हैं रोहित वेमुला को आत्महत्या करने पर मजबूर किया ये मनोवादी लोगों ने। उस टाइम ये स्मृति ईरानी थे मंत्री, जिन्होंने वाहियात तरीके से भाषण किया था, मजबूर किया गया उनको आत्महत्या करने के लिए। कई दलित परिवार के बच्चों ने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी क्योंकि उन्होंने इस तरह का माहौल ऐसे विद्यापीठों में खड़ा करके रखा है। इसलिए साथियों, आज अपना जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक कॉर्पोरेटी हिंदुत्व के निशाने पे जो महिलाएं और इस देश की जो आगामी पीढ़ी है, शिक्षण व्यवस्था के अंदर जो आज है, इस उदास मौसम के खिलाफ खड़े रहने के लिए आज वक्त का तकाजा है। हम सबको एक साथ आना चाहिए। ये वक्त की आवाज है, मिल के चलो। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी भाषा, कोई भी धर्म, कोई भी जात, कहीं पे भी रहने वाली हम सब औरतें, सब मेहनत कष्ट, औरतें तो मेहनत कष्ट है ही है, सब हमको एक साथ आना होगा। मेहनत कष्ट जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक देश नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। लेकिन आज सारा देश एक साथ उठकर देश को बचाने के लिए हम नागरिकों को एक साथ आना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी दूसरा चारा नहीं है। अभी एक रिपोर्ट आया है कि जेंडर गैप इस महामारी में जो लिंग की जो दूरी है, मतलब स्त्री और पुरुष के अंदर जो भेदभाव है, इस पूरे पूंजीपति की शोषण और पितृसत्ताक और मनुवादी के माहौल के अंदर औरतों की जिंदगी पूरे खाई के अंदर डूब गई है। ये गैप बढ़ गया है। औरतों के अधिकारों को मारा गया ज्यादा, वो सह रही है ज्यादा, वो जुल्म से जूझ रही है ज्यादा, वो भूख से मर रही है ज्यादा, वो बेरोजगारी से पीड़ित है ज्यादा, वो इंसान की तरह जीने का मौका उससे छीना जा रहा है ज्यादा। इसलिए आवाज उठाएंगे, नई दुनिया बनाने के लिए लड़ेंगे। मनोवाद नहीं चलेगा, पितृसत्ताक नहीं चलेगा। नई दुनिया के नए सपने लेकर इस उदास मौसम का खिलाफ हम सब लड़ेंगे। आशा की किरण हम ही जलाएंगे।